2024 एक अजीब साल रहा मार्वल के फैंस के लिए, और एक बात जो मुझे वाकई में पसंद आई वो ये थी कि ये साल मार्वल के प्रोजेक्ट्स के लिए काफी गुड था। हाँ, डेडपूल एंड वुल्वरीन ने समर में एक जबरदस्त धमाका किया, लेकिन बाकी काफी चीजें शांत थी। इको ने भी ज्यादा शोर नहीं मचाया और इंडस्ट्री स्ट्राइक्स, प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स और डिलेस की कॉम्बिनेशन ने सब कुछ पॉज कर दिया था। जो प्रोजेक्ट्स रीटूल और रीशूट की वजह से डिले हुए, उन्होंने हमें एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक दिया। एमसीयू जो आखिरी वक्त में थका हुआ और जबरदस्त होता जा रहा था, लेकिन जैसा कि आप एक चीज जो बहुत देर तक रखते हैं वो आखिर फूट ही पड़ती है। एमसीयू का बैकलॉज भी 2025 में धमाका करने वाला है और लगता है कि ये वो साल होगा जब मार्वल एक परफेक्टली अच्छी रेप्यूटेशन को खुद ही बिगाड़ देगा। मैं यहाँ इतनी अजीब मिसालें क्यों दे रहा हूँ? एक तो इसलिए कि मैं थोड़ा चाइल्डिश हूँ और ये मुझे फनी लगता है, लेकिन असल बात यह है कि 2025 के लाइन अप को देखकर लगता है कि मार्वल बॉक्स ऑफिस पे वाकई अपनी इज्जत दांव पे लगा देगा। चलिए मैं आपको एक क्लियर पिक्चर देता हूँ। मार्वल का 2025 का सबसे बड़ा सिनेमैटिक रिलीज मिड फरवरी में आ रहा है, जो ऑलमोस्ट पक्का उनकी सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटमेंट बनने वाला है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। चलो शॉर्ट में बताता हूँ, ये एक कैप्टन अमेरिका मूवी है बिना असली कैप्टन अमेरिका के। इस फिल्म का लीड कैरेक्टर वो है जो 4 साल पहले एक वीक टीवी शो में नजर आया था, जहां वो सोशल जस्टिस लेक्चर्स दे रहा था और ओपनली इंटरनेशनल टेररिस्ट का साथ दे रहा था, जो दुनिया की सबसे कम क्रिस्मेटिक एक्ट्रेस के अंदर लीड कर रही थी। The terrorists only set us back a bit. You have to stop calling them terrorists. There were still people in there. This is the only language these people understand. None of it confused. ये प्रोडक्शन शुरू से ही स्ट्रगल कर रहा है रैपिडली चेंजिंग कल्चरल लैंडस्केप के साथ कॉप करने की कोशिश में। इस प्रोजेक्ट को इतनी बार डिले, रीशूट और रीराइट किया गया कि जस्टिस लीग भी इसके सामने स्मूथ प्रोडक्शन लगती है। तो मैं बताता हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा। ये बजट जो 375 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है, जो उन्होंने खुद एडमिट किया है, इसका मतलब है कि सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए $1 बिलियन से ज्यादा कमाना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें, जहां ऑनलाइन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट जीरो है और इसे फरवरी जैसे डंपिंग ग्राउंड में रिलीज किया जा रहा है, तो $1 बिलियन तो छोड़ ही दो, ये उनके करीब भी नहीं जाएगी। और साल का अगला बड़ा इवेंट है थंडरबोल्ट्स, जो अर्ली मई में रिलीज होगा। इसे मार्वल का डीसी को एक जवाब कहा जा रहा है दी सुसाइड स्क्वाड का। बस फर्क इतना है कि ना इसमें वायलेंस है, ना अडल्ट हॉरर और ना ही कोई करिस्मेटिक कैरेक्टर्स। क्रिएटिव रिस्क लेने का सवाल ही नहीं उठा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है एक बंदा जो सबसे ज्यादा स्टार वॉर्स स्केलेटन क्रू के एक एपिसोड के लिए जाना जाता है, और इस फिल्म को लिखा है उस क्रिएटिव जीनियस ने जिन्हें हमें ब्लैक विडो जैसी मूवी दी थी। तो अगली बात तो तुम्हें पता ही है कि ब्लैक विडो कैसी चली थी। ये वाकई एक मूवी ऑफ ऑल टाइम होने के लिए तैयार है, लेकिन अगर सीरियसली देखें तो यहाँ ना एक्टर्स में कोई बड़े नाम हैं और ना ही कैरेक्टर्स में। तो ये मूवी ऑडियंस को अट्रैक्ट किस चीज से करेगी ये समझना मुश्किल है। ऑनेस्टली लगता है कि ये एक टीवी शो के तौर पर ज्यादा अच्छा काम करती। इसका बजट रिलेटिवली लीन $150 मिलियन है, तो एटलीस्ट स्टूडियो के लिए थोड़ा प्रॉफिट का चांस है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये बॉक्स ऑफिस पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं डालेगी। फिर आता है आयरन हार्ट, जो जून के एंड में डिज्नी प्लस पर रिलीज होगा। ऐसा टीवी शो जो इतना एक्साइटिंग है कि मार्वल ने इसे 2 साल से संभाल कर रखा है और अब तक रिलीज नहीं किया, क्योंकि मेरा ख्याल है उन्हें भी ये समझ आना शुरू हो गया कि एक फ्रेंचाइज के सबसे बिलवड कैरेक्टर को रेस और जेंडर स्वैप करके एक टीनेज प्रोडिजी से रिप्लेस करना, जो हर तरीके से उससे बेहतर है, सिर्फ एक आसान तरीका है $200 to $300 मिलियन उड़ाने का और पूरे फैन बेस को नाराज करने का। इसके बाद आता है साल का आखिरी बड़ा सिनेमैटिक रिलीज फैंटास्टिक 4। ये मूवी ऐसे लगती है जैसे 10 साल पहले आई हो। इसमें स्टार है पेड्रो पास्कल, जो हर वक्त ट्रेंडिंग पे होते हैं, और एक जेंडर स्वैप्ड सिल्वर सर्फर जो इसे डायरेक्ट कर रहा है, वो बंदा जिसने हमें वांडा विजन दी थी, जबकि ओरिजिनल डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट से हाथ उठा लिया था क्योंकि उसका सुपर हीरो मूवीज से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। हाँ, मुझे पता है कि
मार्वल कॉमिक फैंस एक्साइटेड हैं कि फैंटास्टिक फोर आखिरकार MCU में शामिल हो रहा है और ये अच्छी बात है, मगर अपने आप से सच पूछो, ईयर 2000s की गूफी फॉक्स मूवीज और जॉश ट्रैंक ने जो भी सोचा था उसके बाद क्या आप सच में फैंटास्टिक फोर का तीसरा वर्जन देखकर एक्साइटेड होंगे? क्या आप समझते हैं कि मार्वल का ब्रांड और पूरा सुपर हीरो जेनरा इतना मजबूत है कि ये टिपिकल सुपर हीरो फिल्म को सपोर्ट कर सके? मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि 2025 में फैंटास्टिक फोर की मूवी उतनी बड़ी चीज बन सके जो मार्वल को लगता है। हर तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि मार्वल चुपके परेशान है इस फिल्म के जेम्स गन के सुपरमैन से टकराने का सोचकर, और सच कहना तो ये है कि उन्हें परेशान होना चाहिए। मुझे पता है कि मैं किस मूवी को देखना पसंद करूंगा और मुझे लगता है कि इसमें मैं अकेला नहीं हूँ। और डिज्नी प्लस पर कुछ एनिमेटेड शोज भी आ रहे हैं जिनके बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, और वंडरमैन एंड ऑफ द ईयर में आ रहा है जो कि अपेरेंटली सुपर हीरोज पर एक सेल्फ अवेयर मेटा कॉमेडी होने वाली है, वो भी उसी स्टूडियो के जरिए जो हमें शी हल्क दे चुका है। लेकिन कम से कम सब कुछ बुरा नहीं है। डेयर डेविल बर्न अगेन का ट्रेलर वाकई प्रॉमिसिंग लग रहा है, और अगर ये ना गंदा कर दिया तो शायद उनके पास एक अच्छी नई सीरीज का आगाज हो सकता है। ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन डेयर डेविल MCU को अकेला सेव नहीं कर सकता। डिज्नी प्लस पर एक सक्सेसफुल शो इस साल के ओवरऑल ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकता, और जितना मैंने अब तक देखा है वो ट्रेंड अच्छा नहीं लग रहा। मैंने सुना है कि मार्वल के ऊपर के लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि फ्रेंचाइज आखिरी कुछ सालों में काफी गिरा हुआ है। ज्यादा प्रोजेक्ट्स, क्वालिटी का गिरना, सुपर हीरो फिटीग और प्रीची एक्टिविस्ट राइटिंग ने MCU को काफी नुकसान दिया है। लेकिन जब तक वो इस प्रॉब्लम को सही से सॉल्व करते हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जो अब बंद करना या दोबारा से बनाना मुश्किल है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे जेम्स गन से पहले DC की खुद की बेकार मूवीज थी, तो अब उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बस उनको रिलीज कर देना, शॉर्ट टर्म में नुकसान उठाना, और फिर उम्मीद है कि बाद में बेहतर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ये एक अच्छा आइडिया है थ्योरी में, लेकिन इसका मतलब है कि मार्वल फैंस के लिए बेहद बुरा साल होगा, जो रिसेंटली क्वालिटी के मामले में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, और कंपनी के लिए एक बहुत महंगा फेलियर का सिलसिला होगा जो उनको बनानी पड़ती है। और ये मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या फैंस के पास इतनी एनर्जी रहेगी कि वो दोबारा इंटरेस्ट लें जब अच्छी चीजें फिर से वापस आएंगी। मार्वल को ये समझना होगा कि उनकी कोर्स करेक्शन बहुत कम और बहुत देर से आई। खैर, आज के लिए बस यही था।